को पढ़ना है। अब प्रश्न उठता रूट होता क्या है। रूट का जनरल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जनरल स्ट्रक्चर में रूट दिखता कैसे है। तो वैसे रूट दो प्रकार के होते हैं, एक टैप रूट होता है, एक फाइब्रस रूट होता है, एडवेंटिश रूट होता है। आप जनरल पढ़े होंगे। किसी रूट के अगर हम डिफरेंट पार्ट्स को देखें, ये देखिए, ये अगर ये रूट है तो जहां से रूट शुरू होता है उसके पहले जहां रूट का एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम है ये रूट का। ये ऐसा जोन है जो तेजी से डिवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे ग्रोइंग जोन। या इसकी सेल मेरिस्टेमेटिक होती है, मेरिस्टेमेटिक जोन। और ये एक प्रकार का एपिकल मेरिस्टेम है। और एक प्रकार से ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसलिए रूट में जो मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो सब टर्मिनल होता है। क्या होता है? सब टर्मिनल। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो सब टर्मिनल है। तो उसके टर्मिनल एंड पर क्या है? रूट कैप है। रूट कैप है। उसका दूसरा नाम है कैलिप्ट्रा। और कैलिप्ट्रा को बनाने वाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है उसको बोलते हैं कैलिप्ट्रोजेन। अब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये, दूसरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब आवाज नहीं आ रही है? संस्कृति, रितिपाल, एरम, एरम बोली, आवाज पहुंच रही है? एरम, अनुप्रिया, नो सर, आ रही है। आ रही है? शिवांश, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ, और सबके पास जा रही है। हाँ, फिर से कनेक्ट हो जाओ। ठीक। अब देखिए, ये ग्रोइंग जोन के अलावा ये उसके ऊपर का जोन है, वो जोन ऑफ इलांगेशन है। इसमें सेल जो है लंबी होती है, वर्टिकली लंबी होती है। और वर्टिकली लंबी कौन सी सेल होती है? ज्यादातर जाइलम एलिमेंट, फ्लोएम एलिमेंट, ये वर्टिकली होता है, एक्सियल पर होता है। तो वो एक्सियल है इसलिए वो वर्टिकली ग्रो करेगा, जोन ऑफ इलांगेशन। आप रूट हेयर देखोगे ऊपर यहां मिलेगा, रूट हेयर यहां मिलेगा, रूट हेयर नीचे नहीं मिलता है। तो जहां से रूट हेयर स्टार्ट हो, इसका मतलब या इसके ऊपर की सेल फुल्ली डिफरेंशिएट हो गई है। जाइलम से प्रॉपर जाइलम बन गया, हर प्रकार का जाइलम, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम फाइबर सब बन गए होंगे। सीप ट्यूबुल्स, कंपेनियन सेल, ये सब ऊपर बन गए होंगे।
तो जहां ये पूरे सेल प्रॉपरली डिफरेंशिएट हो जाए तो वो जोन ऑफ मैचुरेशन है। तो कुल रूट के अगर पूछा कि रूट के डिफरेंट जोन बताइए तो ग्रोइंग जोन, इलांगेशन जोन, मैचुरेशन जोन। अब यहां पर एक कोन है, इस कोन को चूंकि इधर का दबाव और इधर का दबाव है, दोनों तरफ डिवीजन हो रहा है, दोनों तरफ विस्तार हो रहा है, तो जो बीच में रहेगा पिस जाएगा। ये पिसी हुई सेल है। क्विसेंट, क्विसेंट सेंटर। ये क्विसेंट क्या होता है, आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आप पढ़े होंगे कि ये इतना जो सेल की लाइफ साइकिल होती है उसका इतना हिस्सा डिवीजन फेज है। इसमें प्रोफेज आता है, इसमें मेटाफेज आता है, इसमें एनाफेज आता है, इसमें टीलोफेज आता है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। बाकी फेज 3 भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं G1, एक को बोलते हैं S, एक को बोलते हैं G2। ये जितनी सेल जो डिवाइड करती हैं उनमें ये जरूर रहता है, G1, S और G2। और याद कर लीजिए जिस सेल को डिवाइड होना है उस सेल में S फेज जरूर होगा। ये S फेज क्या, सिंथेटिक फेज है। ये जरूर होगा जिस सेल को डिवाइड करना है। जैसे आपके बॉडी में नर्व सेल डिवाइड नहीं करती है तो नर्व सेल में S फेज नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो सेल डिवाइड क्यों नहीं करेगी? तो आपको पता होगा कि मान लीजिए किसी घर में बंटवारा होने वाला है। बंटवारा तभी होता है जब घर में एक और सदस्य कमाने लगता है, उसकी बीवी आ जाती है और कहती है कि नहीं हमको झुमका चाहिए, या घर में एक चूल्हा आ जाता है, कहता है हम दूसरा खाना बनाएंगे। जब तक चूल्हा नहीं आएगा घर में बंटवारा नहीं होगा। तो सेल के लिए क्रोमेटिन मटेरियल चाहिए। सेल के बंटवारा के लिए उसका अपना अलग न्यूक्लियस होना चाहिए, उसका अपना अलग डीएनए होना चाहिए। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए की कॉपी बनती है एस फेज में, सिंथेटिक फेज में। अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी, दूसरा न्यूक्लियस तैयार नहीं होगा, तो सेल डिवाइड किस लिए करेगा? चूल्हा है ही नहीं, मॉनिटर है ही नहीं, ब्रेन है ही नहीं। बंटवारा तब होता है दूसरा ब्रेन आ जाता है, एक मालिक का ब्रेन है तो और ब्रेन चालू हो जाता है, तभी बंटवारा होता है। तो सेल में बंटवारा तब होगा जब सेल में एक अपना कंट्रोलिंग बॉडी न्यूक्लियस बनने लगे, और उसको बनाने के लिए डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो अगर यस फेज नहीं होगी तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, तो सेल डिवाइड नहीं होगी। और जब सेल डिवाइड नहीं होगी तो G1, S और G2 नहीं होगा, उसकी जगह G0 होगा। इस G0 फेज को क्विसेंट फेज बोलते हैं। इस G0 फेज को क्विसेंट फेज बोलते हैं। जो सेल डिवाइड ना करे वो G0 फेज में चली गई। अब अगर G0 हो जाएगा तो यस होगा, नहीं तो G2 होगा, नहीं तो न प्रोफेज, न मेटाफेज, न एनाफेज, न टीलोफेज, कुछ नहीं होगा अगर G0 हो जाए तो ये क्विसेंट सेंटर जो है G0 फेज में चली गई है, क्विसेंट फेज में चली गई है। ये डिवाइड नहीं करती है। ये एक प्रकार का रिजर्व सेल है, रिजर्व मेरिस्मेटिक सेल, रिजर्व मेरिस्मेटिक सेल RMC, जैसे रिजर्व पुलिस फोर्स RPF। तो ये रिजर्व है। जब
कहीं ऐसा होगा ये रूट, ये ग्रोइंग जोन डैमेज हो जाएगा, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम डैमेज हो जाएगा, तो दे विल टेक ओवर एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो ये फिर डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो ये सोई हुई सेल है। इन सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम होगा, इन सेल का बीएमआर कम होगा, इस सेल में रेस्पिरेशन कम होगा, और जो ये ग्रोइंग जोन है इस सेल में कह लीजिए कि वैक्यूल लगभग न के बराबर होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, बहुत ज्यादा ईआर होंगे, काफी ज्यादा माइटोकांड्रिया होगी, इसका बीएमआर ज्यादा होगा, इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज हो रहा होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल के अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो आप लिख सकते हो इन सेल का डायमीटर बराबर होगा, आइसोडायमेट्रिक बोल सकते हैं, आइसोमेट्रिक बोल सकते हैं, अगर ज्यादा समझे तो आइसोडायमेट्रिक बोल दीजिए। आइसोडायमेट्रिक, डायमीटर बराबर होगा, सेल छोटी होंगी, न्यूक्लियस होगा, इसमें ईआर बहुत ज्यादा होंगे, राइबोसोम ज्यादा होगा, माइटोकांड्रिया ज्यादा होगी, बीएमआर ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होगा। ज्यादा ना बताएं, हमारा समय ज्यादा खत्म हो जाएगा इसमें जी। कितनी बात समझ में आई? वंस अगेन रेज योर हैंड एंड इफ यू गॉट इट, देन थंब दिखाइए, गॉट इट। हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला तो प्रश्नार्थक हो गया कि यू आर वांट टू आस्क समथिंग। आपको कुछ समझ में आया तो ये वाला। संचिता राज, श्रेया मिश्रा, श्रेया मिश्रा, सौम्या, 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 समझ में आया सौम्या? बहुत स्पष्ट बताया गया है। बहुत स्पष्ट बताया गया है। अब देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ रूट पढ़ेंगे, और ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट देखेंगे। टाइप्स ऑफ रूट में क्लियर कैनवास कर लेते हैं। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ रूट की बात करें तो पहले एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन देख लो। टैप रूट के मॉडिफिकेशन
मैं केवल बनाते जाऊंगा और आपको अगर कुछ याद होगा तो बताते जाइएगा ये क्या है। ये ऐसे पतली हो गई है ऊपर, क्या है ये फ्यूजिफॉर्म है, स्पिंडल सेप्ट है क्या ये रेडिश मूली। ये देखिए ये यहां से पतला होना चालू हो रहा है। ये क्या है कोनिकल सेल, कोनिकल है, क्या है कैरेट है। आप गाजर देखे होंगे, ये रूट मॉडिफिकेशन, ये आप देखे होंगे। 2-3 रूट मॉडिफिकेशन देखने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न बहुत बड़ा इसमें कोई कॉन्सेप्ट है। ये आप सलजम देखे होंगे, टर्निप, ये नैपी फॉर्म है। तो ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में आप टाइप्स ऑफ टैपरूट मॉडिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद जो हम थ्योरी में आपसे ज्यादातर पूछते हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें एक मैनग्रोव प्लांट सुना होगा नाम, कोई सुना है नाम मैनग्रोव प्लांट। ये जो है मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं, मार्सी एरिया दलदल में। तो एक्चुअल में आप जानते हैं कि सॉइल पार्टिकल के बीच जो है 2 तरह के पोर होते हैं। अगर सॉइल देखिएगा तो सॉइल में 2 तरह के पोर होते हैं, एक होता है माइक्रोपोर, एक होता है मैक्रोपोर। सॉइल में मैक्रोपोर में एयर होता है और माइक्रोपोर में वाटर होता है। तो ये एयर किस लिए है कि यहाँ पर रूट सेल अगर कोई रूट है, रूट हेयर्स है, तो रूट हेयर को भी ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा मैक्रोपोर से मिलेगा। अगर कोई जगह ऐसी है जो कि फ्लडेड एरिया पूरा पानी से भरा हुआ है, तो वहां पर जो मैक्रोपोर्स है वो एयर भी निकल जाएगी और उसकी जगह वाटर भर जाएगा। तो जो हम मार्सी एरिया बता रहे हैं उसमें सॉइल में एयर नहीं होगा, मैक्रोपोर्स दे विल बी filled by water so that root has to come outside the soil। रूट को ऊपर निकलना पड़ेगा, ऊपर रूट नीचे जाती है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है रूट, लेकिन ये रूट निगेटिव जियोट्रॉपिक है। और इसमें लेंटिसल पाया जाएगा। इसमें लेंटिसल्स पाए जाएंगे, इसमें पोर पाया जाएगा फॉर एक्सचेंज ऑफ एयर। तो इस रूट को हम रेस्पिरेटरी रूट कह सकते हैं। इसको न्यूमेटोफोर कह सकते हैं। तो मैनग्रोव प्लांट में अगर आपसे पूछा जाए न्यूमेटोफोर क्या है, तो ये रेस्पिरेटरी रूट है।
निगेटिव जियोट्रॉपिक है, लेंटिसल पाए जाते हैं। अब आपको सपोर्टिंग रूट कुछ देखना है। ऐसी रूट जो सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट एक तो डाइकाट ट्री को करना हो सकता है और एक मोनोकाट को करना हो सकता है, मोनोकाट प्लांट। ये आप देखिए, दिस इज शुगर केन, यहां से ऐसे रूट निकल रही है शुगर केन में। देखा होगा आपने। ये शुगर केन है, ये जो ऑब्लिक रूट है, ये स्टिल रूट। ये थिन होंगी, थिन है। कहां से निकल रही है? नोड से, इमर्ज फ्रॉम नोड। याद रखिएगा, थिन है, नोड से निकल रही है, ऑब्लिक है, मोनोकाट में पाई जाती हैं। 4 चीज हो गई। 2 आपको लिखना होगा केवल जब भी पूछा जाएगा, 2 डिफरेंसेस। आप जो है बरगद का पेड़ देखिए, ये ब्रांचेस निकल रही है, यहां से रूट निकलती है, ऐसे ऐसे करके लहराती रहती है हवा में। और इसमें से कुछ जो है, जब बरगद ज्यादा मोटा हो जाएगा, ये पूरा जमीन में चली जाएंगी और पिलर का काम करेंगी। कचहरी कोई गया है? कचहरी में बरगद का पेड़ है, ठीक है, उसमें ये जो है पिलर टाइप की रूट्स है। इस पिलर टाइप की रूट को बोलते हैं प्रॉप रूट। बरगद बहुत देखा होगा, प्रॉप रूट। ये अगर ऊपर है, अभी ऊपर हैंग कर रही है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक होंगी, हवा में ही पानी खींच रही है, वाटर वेपर ऑब्जर्व कर रही है, हाइग्रोस्कोपिक है। ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा, ये हवा में वाटर ऑब्जर्व नहीं करेगा। These are hygroscopic. They can absorb water from the atmosphere in the form of water vapors, water droplets. So they are thick, but they run vertically downward. ये ऑब्लिक है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। ये कहां से निकल रहा है? ब्रांच से निकल रहा है। ये कहां से निकल रहा है? नोड से निकल रहा है। ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, तिरछा नहीं जाएगा। ये तिरछा जा रहा है, वो डाइकाट है, बरगद डाइकाट है। तो काफी अंतर हो गया। अगर मोनोकाट से देखें तो उसका उल्टा वहां डाइकाट हो गया, ऑब्लिक है तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। हम लोग यहीं रह गए, अरे टाइम भी खत्म हो गया। जल्दी जल्दी देखिए। इसके बाद एक रूट आता है, क्लिंगिंग रूट, चिपकने वाली रूट। आपने देखा होगा कि जैसे आप मनी प्लांट लगा दें तो दीवार पर चिपक के चलता है ना, क्लिंगिंग। पान लगा दें वो भी चिपक के चलेगा। ये जो
किसी सपोर्ट को क्लिंग करने के लिए हो, उसको बोलते हैं क्लिंगिंग रूट। ठीक है, ये सपोर्ट को क्लिंग करेंगे एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग। कहां पाई जाएंगी? वीक स्टेम में। और जिनको अपवर्ड मूव करना होगा वीक स्टेम, वीक स्टेम में अपवर्ड मूव करना है तो क्लिंगिंग रूट पाई जाएंगी। एक होता है हास्टोरियल रूट। हास्टोरियल रूट, हास्टोरियल रूट को आप कह सकते हैं पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट, इसको सकिंग रूट भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टेम पैरासाइट है, ये है एक होस्ट और इसको ये लपेट करके चल रहा है एक पैरासाइट। इसको लपेट के चल रहा है पैरासाइट, तो ये क्या करेगा, इसमें जो है रूट कुछ डाल देगा भीतर होस्ट। ये जो रूट है पैरासाइट, जो पैरासिटिक रूट पेनिट्रेट करेगा इनटू द होस्ट, तो ये कहां जाएंगे? होस्ट में जाएंगे। क्या करेंगे? टू एब्जॉर्ब नरिशमेंट, टू एब्जॉर्ब फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर, mineral is absorbed, even manufactured food is absorbed from the host. So haustorial root are a special type of root. With the help of that root, parasitic plant absorb water, manufactured food from the host plant. ये हास्टोरियल हो गया। एक रूट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेशन का मतलब जो अपना भोजन बना सके, मतलब फोटोसिंथेटिक रूट। रूट भी फोटोसिंथेटिक होता है, अब तो कहते हैं लीफ फोटोसिंथेटिक होता है, स्टेम फोटोसिंथेटिक, हाँ रूट भी होता है। आप एक प्लांट सुने होंगे ट्रापा, जानते हैं? ट्रापा जानते हैं? वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जैसा होता है ये सिंघाड़े का आटा, इसके भीतर जो है ये जो निकलता है उसी का लोग जो है पूजा पाठ होती है तो इसका आटा खाते हैं ना जी नवरात्र में। इसकी जो रूट होती है, ठीक ना, इसमें ये एक्वाटिक प्लांट है, इसकी रूट ग्रीन होगी, तो दीज आर द ग्रीन रूट। सीधी सी बात, फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट, they may take part in photosynthesis. Assimilatory root। एक और स्पेशल रूट होता है जिसको हम इपीफाइटिक रूट बोलते हैं। इपीफाइट नाम जानते हैं? इपीफाइट जानते हैं? जैसे एक ये पेड़ है, उसके ऊपर दूसरा पेड़ ग्रो कर रहा है, एक दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है। ये पैरासाइट नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में जो है कोई किराएदार है जो आपका भोजन नहीं करेगा, ये ग्रीन होते हैं, इपीफाइट्स।
दीज आर द ग्रीन प्लांट। इनके अंदर कुछ रूट होता है जिसको हम इपीफाइटिक रूट बोलते हैं। इस रूट की खासियत है, ये रूट हाइग्रोस्कोपिक होती है। They can absorb water from the atmosphere। बस प्रॉब्लम इतनी है वाटर लेने की। ये तो जो है ग्रीन है ही, ठीक है, ये ग्रीन है ही, बस इसको वाटर लेना है। वाटर कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा। तो इसमें जो है एक वेलामेन टिश्यू पाया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है वेलामेन टिश्यू। ये लिख देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इपीफाइटिक टिश्यू में वेलामेन, इपीफाइटिक रूट में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। ये वेलामेन टिश्यू जो है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जहां भी होंगे ये हाइग्रोस्कोपिक होंगे। इतनी बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? कितने लोग चले गए? विद्वान लोग कुछ चले गए? कौन कौन चला गया? या उनका नेट गड़बड़ हो गया? क्लास चल रहा था और लास्ट में तो बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी पढ़ाई होती है। पीछे रिवीजन, स्टार्टिंग में रिवीजन होता है, बाद में क्विक छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। इसलिए लास्ट वाला क्लास जो है जरूर रहा कीजिए। और कुछ समझ में आया? एक एक दो दो सेंटेंस लिखने हैं हर रूट के। 2 सेंटेंस लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं तो हाथ। एसिमिलेटरी रूट एक्वाटिक प्लांट में, ग्रीन टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? इपीफाइटिक रूट इपीफाइट प्लांट में हाइग्रोस्कोपिक, कैन ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हैव वेलामेन टिश्यू। हम तो कई सेंटेंस बोल दे रहे हैं, आपको 2 सेंटेंस लिखना है। हास्टोरियल रूट पैरासाइट में पाया जाएगा, है ना? पैरासाइट में पाया जाएगा। क्लिंगिंग रूट वीक स्टेम में पाया जाएगा, सपोर्ट करने के लिए, चिपकने के लिए। तो ज्यादातर आपसे डिफरेंस पूछेगा प्राप रूट और स्टिल्ट रूट, याद रखिए। और एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो वो एसिमुलेटरी रूट, इपीफाइटिक रूट, हास्टोरियल रूट के बारे में पूछा जाएगा। और एक बात जानिएगा, अगर डायग्राम भी बना दिए, आधा नंबर डायग्राम और 1 सेंटेंस लिख दीजिए, 1 मार्क्स मिल गए। समझ रहे? तो चलिए, रूट के बाद अब हम लोग कल स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है? और हर रूट के बारे में 2-2 लाइन लिख लीजिए और डायग्राम बना दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग एंड लिसनिंग प्रॉपर्ली।